नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र विषय वस्तु को पढ़ाते हैं। साथ साथ समाजशास्त्र से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, उन्हें सॉल्व कराते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से एक डिस्क्रिप्टिव क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ये जो है क्लास चल रही है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप क्या क्या है और कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में कई दिनों से चर्चा चल रही है। अब तक कुल 5 क्लासेस मैंने पढ़ा दिया है। ये सामाजिक परिवर्तन की लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग संघर्ष सिद्धांत पढ़ेंगे। संघर्ष सिद्धांतों में 5वीं क्लास में भी मैंने 2-3 विद्वानों की चर्चा किया है, जैसे गम्प्लोविच की बात करेंगे, राल्फ डेहरनडार्फ की बात करेंगे। तो 5वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग सिर्फ किसको पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत जो है संघर्ष के सिद्धांत, जिसे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से ये लास्ट क्लास 6वीं क्लास जो है सामाजिक परिवर्तन की, हम लोग कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग कार्ल मार्क्स के परिचय, जीवन परिचय को देखेंगे। उसके बाद फिर इनके सिद्धांतों को देखेंगे। तो इनका पूरा नाम जो था वो था हेनरी कार्ल मार्क्स। सन लिखा हुआ है कि यह जो है 2018 सॉरी 1818 में पैदा हुए थे और 1883 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बाकायदा यहाँ सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है कि ये जर्मनी में के सामाजिक विचारक हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जर्मनी में पैदा हुए थे। कब? तो वह 5 मई 1818 को जर्मनी का एक स्थान है राइन प्रांत के टियर नगर में। राइन नाम का एक प्रांत है, उसमें एक स्थान है ट्रियर नगर। तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। दूसरी चीज याद रखने वाली बात है कि यह जो जर्मनी में पैदा हुए थे तो यह यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। किंतु कुछ समय बाद जो है इनके परिवार के लोगों ने, मतलब इनकी 6 साल की आयु थी तभी 1824 ईस्वी में परिवार के ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। यानी इनके परिवार के लोग क्या हो गए, तो ईसाई हो गए। तो ये भी क्या हो गए, ईसाई। तो जन्म से क्या थे, यहूदी थे, किंतु परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो यह भी क्या हो गए, ईसाई हो गए। यह तो हो गई इनके जन्म स्थान और इनके धर्म से संबंधित चीजें। इनका मुख्य क्या था, ये क्रांतिकारी विचारक थे, ये सर्वहारा वर्ग के बहुत बड़े समर्थक थे। तो क्रांतिकारी लेख लिखा करते थे, सरकार के खिलाफ लेख लिखा करते थे, राजा के खिलाफ भी क्या करते थे, लेख लिखते रहते थे। इसकी वजह से जर्मनी से इनको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। जर्मनी से निकाले जाते हैं तो फिर ये फ्रांस में गए। चूंकि क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे तो फ्रांस में भी इस तरह के से लेखनी चलती रही। तो फ्रांस से भी सरकार ने इनको कहा कि नहीं भाई, यहाँ से आप ही निकल जाइए। तो ये जाते हैं इंग्लैंड, पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां विचारधाराओं को मान्यता दी गई है, रहते हैं लोग विभिन्न विचारधाराओं के। तो जैसा आप लोग भी देखे होंगे कि भारत में बहुत से लोग आपराधिक प्रवृत्तियां कर करके जा करके वहां पे रह रहे हैं। तो सरकार ने उनको, ब्रिटेन सरकार ने उनको मान्यता दे रखी है, तो रखते हैं। तो वहां पे कार्ल मार्क्स भी जाते हैं और यहीं पे इनकी मुलाकात होती है एंजिल से। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। फ्रेडरिक एंजिल्स, ये जो है ब्रिटेन के या कह लीजिए इंग्लैंड के क्या है, बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी हैं। उनसे इनकी मुलाकात होती है और यह आजीवन चलने वाली मुलाकात होती है, क्योंकि अब जो है कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी से जब निकाले जाते हैं तो फ्रांस जाते हैं। फ्रांस से जब निकाल दिए जाते हैं तो लास्ट तक इंग्लैंड में गए और वहीं पे ये इन्होंने पूरी सब कुछ रामायण कथा जो पढ़ेंगे आप लोग, वह इंग्लैंड में ही है। तो इतना जान लीजिए कि कार्ल मार्क्स का सारा क्रियाकर्म जो है वो इंग्लैंड में ही हुआ था।
और यहाँ लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स बाद का सारा जीवन कहाँ भी व्यतीत होता है, तो इंग्लैंड में व्यतीत किया। और 14 मार्च 1883 को मार्क्स के तूफानी जीवन का क्या हो जाता है, अंत। ध्यान रखिएगा, ये सर्वहारा वर्ग के बहुत बड़े समर्थक थे, किंतु यह भी आर्थिक समस्याओं से सदैव जूझते रहे और लास्ट में कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं आती है और लास्ट में ये क्या है, आर्थिक संकटों के बीच से व्यतीत करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कब मृत्यु हो जाती है, तो ये 14 मार्च 1818 ईस्वी की। अब आते हैं इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है, आप लोग चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे तो एक सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि हीगल के द्वंद्ववाद को नकारते हुए और फ्यूरोबैक के भौतिकवाद और द्वंद्ववाद को एक में मिक्स करते हैं। तो यह अध्ययन करेंगे हम लोग। तो आने वाले समय में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह जो है सामाजिक परिवर्तन के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग सिर्फ वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का हम लोग अध्ययन करेंगे। आने वाले कुछ वीडियो में इसको भी लाऊंगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है, उसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और आज तो हम लोग वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद अलगाव क्या सिद्धांत इनका क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि एक साथ इतने बड़े विचारक का एक साथ में आपने अध्ययन करना अपने आप में थोड़ा कठिन काम है, तो इसलिए छोटे छोटे पार्टों में काट करके हम इसका अध्ययन कराएंगे। उसके बाद एक सिद्धांत इनका है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक जो है स्वयं में वर्ग स्वयं के लिए वर्ग के सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल मार्क्स ने। तो यह सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, स्वयं में वर्ग स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा किसने दिया है, तो कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल मार्क्स के। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो सिद्धांत हैं इनको हम आने वाले कई वीडियो में हम लाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि इसको सर संघर्ष सिद्धांत ही हम पढ़ा रहे हैं, इनको भी पढ़ाएंगे लेकिन कुछ समय बाद पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखते हैं क्या है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसी को वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कह लीजिए, या कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसे ही मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह सिद्धांत जो है, जिसे वर्ग सिद्धांत के नाम से वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सबसे पहली उल्लेख हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनकी एक घोषणा पत्र जो आया था वो 1848 ईस्वी में। तो 1848 ईस्वी में तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि किस सन में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र आया था। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, यह 1848 ईस्वी में आया था। और यह जो है घोषणा पत्र मार्क्स और एंजिल्स ने मिल कर दिया था। ऐसा नहीं सिर्फ यह, आप लोगों को पहले ही बता दिए कि ब्रिटेन में इनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है एंजिल्स से, तो यह सिद्धांत भी मार्क्स और एंजिल्स ने मिल के दिया था। और साथ साथ ध्यान रखिएगा, यह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है पूंजीपतियों के विनाश के संदर्भ में दिया है। पूंजीपतियों का विनाश कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि कैसे धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ है, इतिहास में कौन कौन से समाज रहे हैं, किस प्रकार से पूंजीवादी समाज आया है, और यह पूंजीवाद समाज नष्ट कैसे होगा, समाप्त कैसे होगा, इसके बारे में विवरण देते हैं। और फिर बताते हैं पूंजीवादी समाज जो समाप्त होगा तो एक नया समाज आएगा जिसे सर्वहारा वर्ग का समाज कहा जाएगा, इसकी कल्पना कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पूंजीवाद के विनाश के संदर्भ में दिया था। और ये बताते हैं कि इतिहास वर्ग संघर्ष का समाज है, यानी कि इतिहास में जितने भी प्रकार के समाज हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा, ये 5 प्रकार के समाज की बात करते हैं। समाज के 5 प्रकार बताते हैं।
कौन कौन से हैं आगे चर्चा करेंगे। और ये बताते हैं कि सभी समाजों में वर्ग पाया जाता है और इन वर्गों के बीच में संघर्ष भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है अभी यही देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार जिन लोगों का उत्पादन के साधन के साथ समान संबंध पाए जाते हैं वह एक वर्ग के माने जाते हैं। फिर से समझ लीजिए क्या है। कार्ल मार्क्स वर्ग के संदर्भ में कह रहे हैं कि उत्पादन के साधन के साथ एक समान संबंध जिसके होते हैं उन्हें एक वर्ग का माना जाता है। एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, जैसे पूंजीपति वर्ग जो वर्तमान समाज में चल रहा है, कार्ल मार्क्स ये इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि जो पूंजी जो धन के मालिक है, जो जिसके पास पूंजी है, जो कंपनियों के मालिक हैं, यह चूंकि एक समान है क्योंकि उत्पादन के साधनों पे इनका ही हक है, तो इस प्रकार से यह एक वर्ग के आते हैं। तो इसे इन्होंने कहा पूंजीपति वर्ग। दूसरा वर्ग कहते हैं कि जो भाई मशीनों पे काम करने वाला होता है जिसे श्रमिक वर्ग कहा जा सकता है या सर्वहारा वर्ग। तो यह कह रहे हैं कि उत्पादन के साधन के साथ व्यक्तियों के जिस प्रकार के संबंध होंगे तो उत्पादन के साथ में समान संबंध रखने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, एक वर्ग का माना जाता है। इस प्रकार से ये हमेशा सदैव सभी समाजों में दो वर्गों की बात करता है। कहते हैं कि एक वर्ग वह होता है जो साधन संपन्न होता है, जिसके पास क्या होती है, उत्पादन के साधन का स्वामित्व होता है। और एक वर्ग वह होता है जो उत्पादन के साधनों पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर दो वर्ग बनते हैं। कौन कौन से दो वर्ग, तो यह कहते हैं शासक वर्ग जिसके पास क्या है, उत्पादन के साधन है। तो एक तो वह वर्ग होगा जो मालिक होगा, इसे इंग्लिश में हैव्स कहा जाता है। दूसरा वर्ग कहते हैं कार्ल मार्क्स की, दूसरा वह वर्ग है जिसे श्रमिक वर्ग या शासित वर्ग के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है हैव्स नॉट। जो कार्ल मार्क्स ने प्रयोग किया है शब्द का हैव्स नॉट का ही प्रयोग किया है, तो आप लोग इसको भी जानते रहिए। एक कहने का मतलब पहला वर्ग वह वर्ग है जो साधन का मालिक है, यानी उत्पादन के साधनों पर उनका क्या है, एकाधिकार बना हुआ है। दूसरा वर्ग वह है जो इन उत्पादन के साधनों पे क्या करता है, काम करता है। और यह कहते हैं कि इन दोनों वर्गों में संघर्ष पाया जाता है। हमेशा यह दो प्रकार, कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐसा कोई भी समाज नहीं था, एक समाज को छोड़ दीजिए, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। कहते हैं कि प्रत्येक समाजों में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते थे और इन वर्गों में सदैव क्या है, दोनों में संघर्ष पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी वर्ग संघर्ष न रहा हो। यही मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि दो वर्ग होते हैं और ये वर्ग किसके आधार पर बने हैं, तो उत्पादन के साधन के साथ समान जिनका संबंध होता है। तो इन दोनों वर्गों में हमेशा क्या है, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। यही सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। अब आते हैं एक एक समाज। मैंने यहां बताया 5 प्रकार के समाज हैं। इन पांचों प्रकार के समाजों में कौन कौन से वर्ग पाए जाते हैं और किस प्रकार से इनमें संघर्ष होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास में कुल 5 प्रकार के समाज हैं। एक फिर साथ में कहते हैं कि 3 समाज क्या हो गया है, बीत चुका है। मतलब 3 समाज बीत चुका है, चौथा चल रहा है और 5वां आने वाला है। ऐसा कल्पना जो है कार्ल मार्क्स ने 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक में किया था। तो एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक पुस्तक आती है। उस पुस्तक में इन्होंने बताया कि समाज में 5 प्रकार के समाज देखने को मिलते हैं, जिसमें से 3 समाज क्या हो चुके हैं, बीत चुके हैं। अभी चर्चा करेंगे कौन कौन से समाज जो है बीत चुके हैं। चौथा समाज कहते हैं कि वह चल रहा है। ये चौथा समाज क्या होगा, नष्ट होगा।
और इसके जगह पे पांचवा समाज आएगा, ऐसी कल्पना जो है कार्ल मार्क्स ने 1848 ईस्वी में किया था। पहला समाज जो था वो, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं एक अलग स्लाइड ले रहा हूं, उस पर मैं लिख दूंगा कौन कौन से समाज पाए जाते थे, तो आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, एक अगला स्लाइड में ले रहा हूं, उस पर लिख रहा हूं। ये पहला समाज बताते हैं। पहला समाज क्या था? आदिम समाज। दूसरे समाज की कल्पना करते हैं, ये कहते हैं प्राचीन समाज। तीसरा समाज बताते हैं सामंती समाज। और चौथा समाज ये बताते हैं पूंजीवादी समाज। और पांचवा समाज जिसकी कल्पना करते हैं ये साम्यवादी समाज। ध्यान रखिएगा, दो तीन सिद्धांत और पढ़ने थे इनके, उसके बाद इसको पढ़ना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो फिर यहाँ बीच में हम लोग समझ लेते हैं क्या है ये। ये कहते हैं कि पहला समाज जो था वो आदिम समाज था, प्राचीन समाज था, उसके बाद सामंती समाज। ये जो तीन समाज है ये क्या है? बीत चुके हैं। ये जो है प्राचीन समाज, आधुनिक समाज, सॉरी, आदिम समाज, प्राचीन समाज और सामंती समाज जो है बीत चुके हैं। पूंजीवादी समाज जो है ये चल रहा है। और ये समाज जो है साम्यवादी समाज, जब पूंजीवादी समाज समाप्त होगा तो साम्यवादी समाज आएगा, ऐसी कल्पना थी। इसके बारे में क्या है, इसमें किस प्रकार का वर्ग संघर्ष था, प्राचीन समाज में किस प्रकार का संघर्ष है, सामंती समाज में कौन कौन से वर्ग पाए जाते हैं, किस प्रकार का संबंध है, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, पिछली स्लाइड पे चलते हैं। तो इन्होंने बताया पहला समाज कौन सा है? आदिम समाज, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया कि पहला समाज जो है आदिम समाज था। अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे आदिम समाज जो पहला समाज था जिसे आदिम समाज कहते हैं ये, उसमें कहते हैं कि लोग यानी मानव जो था वह प्रकृति पे निर्भर था, यानी प्रकृति से ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। यानी प्रकृति से, जंगलों से वह अपने सामान को, मूलभूत चीजों को प्राप्त कर ले रहा था। इसलिए कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, सभी लोग समूह में जाते थे, जंगलों से अपने खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर लेते थे और खा पी करके पड़े रहते थे। तो चूंकि कोई अर्थव्यवस्था नहीं था, तो इस प्रकार से कोई विशेष वर्ग नहीं पाया जाता था, कोई वर्ग नहीं पाया जाता था आदिम समाज में। कार्ल मार्क्स के अनुसार कोई वर्ग नहीं पाया जाता था। क्यों? क्योंकि यह उत्पादन के साधन जो थी प्रकृति थी, तो उसमें कोई मालिक और कोई दास तो है नहीं। सभी लोग समूह में जाकर के प्रकृति से या जंगलों से अपने खाने पीने की चीजें प्राप्त कर लेते थे। तो इसमें केवल स्त्री पुरुष यानी कि महिला और लिंग के आधार पे भेद मिलता था और कोई वर्ग देखने को नहीं मिलता था। तो चूंकि वर्ग ही नहीं है तो वर्ग संघर्ष का कोई सवाल ही नहीं है। तो पहले प्रकार का समाज जिसे उन्होंने आदिम समाज कहा, तो यहां लिख लीजिए आदिम समाज। आदिम समाज में वर्ग नहीं था तो वर्ग संघर्ष भी देखने को नहीं मिलता है। फिर कहते हैं कि मानव का और विकास होता है, तो एक दूसरा समाज आता है जिसे इन्होंने प्राचीन समाज कहा। क्या कहा? प्राचीन समाज। प्राचीन समाज में ये कहते हैं कि मानव का और विकास हुआ तो वह शिकारी अवस्था में आ जाता है। कहां पे? उत्पादन के साधन जो है पत्थर के औजार, यानी कि पत्थर के औजार, तीर धनुष और भाला का क्या होता है? आविष्कार होता है। अब इसके माध्यम से जो पत्थर के औजार का निर्माण कर रहे हैं, तीर धनुष का निर्माण कर रहे हैं, वो क्या हो गए? इस तीर धनुष पत्थर के औजारों के मालिक हो गए। और फिर जो इनके माध्यम से शिकार करने जाते थे वो क्या हो गए? दास हो गए। फिर से समझ लीजिए एक बार, जो पत्थर के औजार का निर्माण कर रहे हैं, उसे नुकीला बना रहे हैं, तीर को बना रहे हैं, धनुष को बना रहे हैं,
वो उस पत्थर के या तीर धनुष के भाला के क्या हो गए, मालिक हो गए। कुछ लोग इसका, क्योंकि मानव जो है प्रारंभिक अवस्था में था, तो बहुत से लोग तीर धनुष और पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्या करते थे, तो मालिक से क्या करते थे, उधार लेते थे और जाकर शिकार करते थे। तो शिकार में क्या होता था, फिर मालिक को भी देना पड़ता था। तो इस प्रकार से दो वर्ग बन गए। कौन कौन से, एक मालिक हो गया जो पत्थर के औजार रखता था, दूसरा क्या हो गया, दास हो गया जो उस पे क्या करता था, काम करता। तो यही लिखा हुआ है दोस्तों, एक मालिक और दूसरा दास, दोनों में संघर्ष पाया जाता है। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स को फिर एक बार सुन लीजिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि एक पत्थर का मालिक हो जाता है, या फिर जो तीर धनुष और भाले का निर्माण किया है वो उसका मालिक होगा। दूसरा क्या होगा, जो उनके संसाधनों का उपयोग करके ला रहा है, जो शिकार करके ला रहा है, वो दास कहलाएगा। तो अब ये जो शिकार आया हुआ है, तो दोनों लोग बराबर बराबर बांट रहे हैं, क्योंकि एक मालिक है उसका और एक उसके माध्यम से शिकार करके लाया है, तो वो दास है। प्रारंभ में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इनमें दोनों में संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा, किंतु बाद में जो दास वर्ग का व्यक्ति है वो कहेगा यार सारा मेहनत मैं कर रहा हूं, केवल ये तीर धनुष बना करके मालिक बना हुआ है। इस प्रकार से इनके बीच में क्या होगा, संघर्ष देखने को मिलेगा। तो यही लिखा हुआ है, मालिक और दूसरा क्या है, दास है, दोनों में संघर्ष पाया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्क्स के अनुसार वर्ग की उत्पत्ति इसी समाज में हुई और सर्वप्रथम वर्ग इसी समाज में देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वप्रथम वर्ग का निर्माण कब हुआ था, या वर्ग संघर्ष किस समाज में देखने को मिलता है, तो दूसरा समाज जिसे कहा जाता है प्राचीन समाज, तो प्राचीन समाज में वर्ग पहली बार आया और वर्ग संघर्ष यहां देखने को मिलता है। फिर कहते हैं कि समाज का और विकास होता है। फिर तीसरा समाज आता है जिसे इन्होंने क्या कहा, सामंतीय समाज। तो तीसरा समाज सामंती समाज। सामंती समाज में विशेष रूप से क्या होता है, जो जमीनों को मालिक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यहां पे ध्यान रखिएगा, सामंती समाज में उत्पादन के साधन जो हो गए कृषि हो गई। तो कृषि में दो वर्ग बनते हैं, एक वह वर्ग होता है जो खेतों का मालिक होता है, यानी जिसके पास खेत होते हैं, तो उसे जमींदार कहा जाता है। देखिए उत्पादन के साधन के आधार पर दो वर्ग बने, एक जमींदार और दूसरा क्या, किसान। तो जिसके पास जमीन का मालिकाना हक है वो जमींदार है, और जो इन खेतों पे काम करके अन्न को उपजा रहा है वो क्या है, किसान है। अब ध्यान रखिएगा, किसान मेहनत तो कर रहा है, किंतु जमींदार क्योंकि वह जमीन का मालिक है तो उसको भी हिस्सा देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में विभाजन तो कर रहे हैं, किंतु बाद में किसान को यह रियलाइज होगा कि सारा मेहनत मैं कर रहा हूं और ये जमींदार वर्ग क्या है, बैठे बैठे जो है केवल जमीन रखा हुआ है, इसके आधार पे क्या है, हमसे आधी संपत्ति ले जा रहा है। मतलब मैं जो भी पैदा कर रहा हूं आधा जमींदार ले जा रहा है। तो इस प्रकार से इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, वर्ग संघर्ष देखने को पाया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला वर्ग जो था आदिम समाज था, यहाँ पे प्रकृति से सभी वस्तुएं प्राप्त होती थी, तो लिंग के आधार पे भेद देखने को मिलता था। मतलब स्त्री पुरुष केवल देखने को मिलते थे, कोई वर्ग नहीं था। दूसरा उत्पादन के साधन जब आते हैं जिसमें पत्थर के औजार, तीर धनुष, भाला आ जाता है, तो दो प्रकार के वर्ग बनते हैं। एक जो है इनका मालिक बनता है, दूसरा इनके माध्यम से काम करते हैं। तो चूंकि दो वर्ग बन गए, तो फिर इसके बाद मैंने बताया कि इनके बीच में संघर्ष होता है। क्यों होता है इसको भी मैंने बता दिया। उसके बाद तीसरा समाज कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामंती समाज है, जिसमें उत्पादन के साधन के आधार पर दो वर्ग बनते हैं। कौन सा, तो एक जो जमीनों का मालिक है वो जमींदार वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग वह है जो किसान है, जो इन जमीनों पे काम करता है। तो मेहनत तो किसान कर रहा है, किंतु लाभ घर बैठे कौन पा रहा है, जमींदार पा रहा है।
इसके लिए क्या होता है, इनके बीच में वर्ग संघर्ष देखने को पाया जाता है। और साथ साथ कार्ल मार्क्स यह भी कहते हैं कि ये तीनों समाज अब तक क्या हो गए हैं, बीत चुके हैं, ये पुरानी बात हो गई है। अब वर्तमान में कौन सा समाज चल रहा है, तो अब आते हैं चौथे समाज पे। चौथा समाज क्या है, ये है चौथा समाज जो वर्तमान में चल रहा है, जिसे उन्होंने क्या कहा है, पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज में क्या है कि अब औद्योगिकरण हो गया है। औद्योगिकरण में क्या है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। मशीनें कौन लगा सकता है, तो जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है। तो जो बड़ी बड़ी मशीनें, उत्पादन के साधन औद्योगिकरण में बड़ी बड़ी मशीनें हो गई हैं, और जिसके आधार पर दो वर्ग बनते हैं। कौन कौन से भाई, तो जो मशीनों के मालिक हैं, जो पूंजी लगाए हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, पूंजीपति कहलाएंगे। दूसरा वर्ग वो होगा जिसके पास तो धन तो नहीं है, लेकिन जीवन यापन के लिए इन मशीनों पर क्या करता है, काम करने जाता है, जिसे श्रमिक या सर्वहारा वर्ग कहा जाएगा। फिर से समझ लीजिए, पूंजीपति वर्ग में दो वर्ग बनते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया है, औद्योगिकरण हो गया है, तो औद्योगिकरण में बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। मशीनें कौन खरीद पाएगा या लगा पाएगा, जिसके पास धन है। और जिसके पास धन है वो बड़ी बड़ी मशीनें तो लगा लिया, फिर उस पर काम कौन करेगा, जिसको काम की आवश्यकता है, जिसके पास धन नहीं है। तो जो मशीनें लगाया है वो कौन है, पूंजीपति। तो एक वर्ग वो हो गया। दूसरा वर्ग वो हो गया जो धन नहीं है, धन कमाने के लिए इन मशीनों पे काम करता है, जिसे उन्होंने श्रमिक या सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और फिर क्या होता है, इन दोनों वर्गों में भी संघर्ष पाया जाता है। पहले तो ये लगेगा भाई कि चलिए हमको काम की आवश्यकता है, हम काम कर रहे हैं, किंतु बाद में यह रियलाइज होगा कि मेहनत तो सारा श्रमिक का है, सर्वहारा वर्ग ही सारा मेहनत करके वो उत्पादन कर रहा है। पूंजीपति एक बार पूंजी को लगा दिया है और आजीवन बैठ करके वो क्या कर रहा है, धन से धन को प्राप्त कर रहा है। इसकी वजह से इन दोनों वर्गों में हमेशा क्या देखने को मिलेगा, वर्ग संघर्ष देखने को पाया जाएगा। पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष क्या होगा, अपने चरम सीमा पे पहुंचेगा। अभी इसको बताते हैं कि क्यों भाई पूंजीवादी समाज में अपने चरम सीमा पर क्यों पहुंचेगा, और पूंजीवादी समाज नष्ट होगा और साम्यवादी समाज, पांचवा समाज की स्थापना होगी। ये पांचवा है दोस्तों, पांचवा समाज आएगा। ऐसी कल्पना जो है कार्ल मार्क्स ने 1848 ईस्वी में किया था। अब सवाल ये उठता है कि वर्ग संघर्ष चरम सीमा पर पूंजीवादी समाज में ही क्यों आएगा। दूसरी चीज यह है कि साम्यवादी समाज की कल्पना कैसे की गई है, तो आइए देखते हैं। पहले हम पहले स्लाइड में, जो मेरी पहली स्लाइड थी उस पर आते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। जैसे ये वाली स्लाइड पर चर्चा कर ले पहले। जैसे यहां पे मैंने बताया था, ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और ये स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो इसको और डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग ही इसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों को झलकियां बता देते हैं क्या है इसका, वास्तविक सार इसका क्या है। तो देखते हैं कि पूंजीवादी समाज में ही क्रांति क्यों होगी। तो पूंजीवादी समाज में ही क्रांति क्यों, तो पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों का एकमात्र लक्ष्य होता है अधिक से अधिक क्या करना, लाभ कमाना। तो पहला कारण क्या है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना पूंजीपतियों का है, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री लगाई है किसके लिए, धन कमाने के लिए ही। तो फिर धन कैसे कमाया जा सकता है, उसके कई तरीके बताए हैं। एक तो यहाँ पे देखिएगा, बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के प्रयोग से क्या हो गया, तो पहली चीज याद रखिए, जिसको पहले लोग 100 लोग 150 लोग काम करते थे, उस काम को मशीनों द्वारा 10 लोग काम करने लगे। अब 10 लोग काम कर रहे हैं तो 90 लोग या 100 लोग क्या हो गए हैं, बेकार हो गए। अब वो बेकार हो गए तो मार्केट में घूम रहे हैं कि हमको कहीं से कहीं काम मिल जाए। क्योंकि सभी कंपनियां बड़ी बड़ी मशीनें लगा रही हैं, तो सभी जगह से निकाले जा रहे हैं। तो जब सभी जगह से निकाले जा रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनों की वजह से, तब फिर क्या हो जाएगा
बेरोजगारी आ जाएगी तो पूंजीपति क्या करेगा, कंपनी के वर्कर को कहेगा कि नहीं भाई, सभी जगह बेरोजगारी है तो आपको अब 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करने पड़ेंगे। नहीं तो बाहर का व्यक्ति हमसे कह रहा है कि हम 10 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, हमको रख लीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब बड़ी बड़ी मशीनों से काम होने लगा, जहां 100-150 लोग काम करते थे, अब मशीनें 10-12 लोगों की जरूरत है, उतना काम हो जाएगा। तो सभी कंपनियां या सभी औद्योगिक इकाइयों से व्यक्ति ढेर मात्रा में निकलने लगे। अब पूंजीपति को लगा कि भाई हमको जब कम पैसे में ज्यादा समय तक काम मिल सकता है, क्योंकि बाहर लोग बेरोजगारी की वजह से सब कह रहे हैं कि भाई हमको रख लीजिए, हम 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो जाकर के काम के घंटे को बढ़ा देता, कहता भैया 10 घंटे आप लोग भी काम कीजिए, हम वेतन नहीं बढ़ाएंगे, वेतन तो उतने देंगे। अगर आप नहीं काम करेंगे तो दूसरा बाहर का व्यक्ति पड़ा हुआ है, मैं उसको रख लूंगा। तो इसकी वजह से श्रमिक वर्ग क्या होगा, नाराज होगा। और ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज क्या होती है, बड़ी बड़ी मशीनों के प्रयोग से कम लागत में अधिक वस्तुएं उत्पादित होती हैं, यानी वस्तुओं का उत्पादन भी मशीनें बड़ी तेजी से करती हैं। तो फिर क्या होता है, वस्तुओं के बेचने के लिए आर्थिक मंदी का चक्र चलाते हैं। तो आर्थिक मंदी का चक्र क्या होता है दोस्तों, थोड़ा बड़ी टॉपिक हो जाएगा। समझ लीजिए क्या है कि जब वस्तुएं ढेर अधिक मात्रा में होती हैं तो कंपनियां स्वयं मार्केट में उतरती हैं और क्या करती हैं, दाम को, वस्तुओं के दाम को कम मात्रा में, सॉरी, कम दामों पे बेचना शुरू करती हैं। जैसे आप लोगों ने माल देखा होगा, छोटे छोटे दुकानदार जो है पूंजीपतियों से खरीद के लाते हैं, महंगे दामों में बेचते हैं। और जो बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं वो सीधा कंपनी से प्रोडक्ट ला करके सस्ते में बेचना शुरू कर देते हैं। तो यही होता है आर्थिक मंदी का चक्र, यानी पूंजीपति से डायरेक्ट जो है वो पूंजीपति ही अपने माल खोल करके उन वस्तुओं को सस्ते दामों में बेचना शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या है कि निम्न और मध्यम पूंजीपति जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो क्या हो जाते हैं, सर्वहारा वर्ग में मिल जाते हैं, क्योंकि उनका व्यापार ही खत्म हो गया, क्योंकि आर्थिक मंदी के चक्र की वजह से। अगर ये समझ में न आ रहा हो दोस्तों तो एक बार मैं आर्थिक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जब पढ़ाऊंगा तो फिर एक बार वहां पे ये सब चर्चा होगी, तो वहां पर और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के छोटे छोटे दुकानदार क्या हो गए, नष्ट हो गए, बड़े बड़े पूंजीपति ही केवल बचे हैं। अब ये निम्न और मध्यम वर्ग के पूंजीपति जो है सर्वहारा वर्ग में मिल गए हैं। और श्रमिक वर्ग के लिए हमेशा ये बार बार बताते हैं, श्रमिक वर्ग को उकसा रहे हैं कि नहीं भाई क्रांति करो, क्योंकि इन्होंने इतना शोषण कर लिया, श्रमिक वर्ग का शोषण ही कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक मालिक तो श्रमिक वर्ग वाले हैं। अब पूंजीपति केवल पैसा लगाया है, इसकी वजह से वो धन को कमा रहा है। तो ये बार बार क्या करते हैं, क्रांति के लिए उत्सुक करते हैं, क्योंकि आर्थिक मंदी के चक्र के कारण छोटे पूंजीपति का व्यापार तो हो चुका है, नष्ट हो चुका है, और यह पूंजीपति श्रमिक वर्ग में क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। इन पूंजीपतियों द्वारा बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ भड़काने का काम करने लगते हैं, यानी छोटे पूंजीपति जो पहले पूंजीपति थे अब सर्वहारा वर्ग में आ गए हैं, वो जो है श्रमिकों को भड़काने का काम करते हैं। तीसरी चीज इसमें लिखी नहीं है दोस्तों, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। श्रमिक वर्ग अब एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, यातायात के साधनों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगते हैं। तब वह अपनी आर्थिक स्थिति को एक दूसरे के सामने जब रखते हैं, पता चलता है कि यार कि हम सब गरीब हैं। तो गरीब क्यों हैं, क्योंकि श्रमिक वर्ग ने, सॉरी, पूंजीपति वर्ग ने हमको इतना पैसा ही नहीं दिया, हमारे काम के बदले में हमको बहुत अधिक मात्रा में धन नहीं दिया कि हम अच्छे से सरवाइव कर पाए। इसकी वजह से कौन जिम्मेदार है, तो पूंजीपति जिम्मेदार है। और फिर क्या होगा, श्रमिक वर्ग अपने हक की लड़ाई के लिए एक दिन खड़ा होगा और इस प्रकार से वर्ग संघर्ष जो था वो अपने चरम सीमा पे पहुंचेगा और पूंजीपति को क्या करेगा, उखाड़ फेंकेगा और एक नए समाज, जिस समाज की कल्पना जो है कार्ल मार्क्स करते हैं, साम्यवादी समाज स्थापित होगा। तो इस प्रकार से यह था आपका कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। यदि कोई इससे संबंधित कोई क्वेरी हो या कोई और टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप लोग सुझाव में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।